सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अब तक के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2016 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे। सारे वो विकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ये 2016 का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों, ये परिभाषा दी थी B.F. स्किनर ने और ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, सिर्फ एक लाइन की है और ये बार बार पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि बच्चा जितना क्रियाशील रहेगा वो उतना ही सीखेगा और यही शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पढ़ाने का, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो उसका बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? उनको उपयोगी ज्ञान, यानी कि ऐसा ज्ञान देना बच्चों को जो उनके जीवन में काम आए और उनका सर्वांगीण विकास करना, सभी प्रकार से उनका विकास करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सभी प्रकार के विकास, सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल सही है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। अगर आप लोगों ने मास्टर क्लास को देखा है, मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपके सेकंड सेमेस्टर की, तो उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि पूर्ण से अंश का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद है और ये कहता है कि किसी भी चीज की पहले हम पूरा बच्चों को, उनको पूरी तरीके से उसको हम दिखा देंगे उस वस्तु को, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर बच्चे को हमें फल के बारे में बताना है किसी पौधे के, तो उस पौधे को पहले पूरा दिखा देंगे कि ये इसका पेड़ है, ये तना है, ये पत्तियां हैं और ये उसका फल है। तो इस तरीके से बच्चे को भी समझ में आ जाता है और ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत। कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर थे तीनों गेस्टाल्टवादी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रॉस का, नन का, स्मिथ का या मॉरिस का। तभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में ही यही प्रश्न बार बार पूछा दोस्तों और दोनों का ही आंसर आप बहुत जगह ढूंढोगे तो कहीं आपको रॉस मिलेगा, कहीं आपको नन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का 50-50% आंसर दोनों ही सही है, इसमें से किसी को गलत नहीं कह सकते, ना रॉस को ना नन को। लेकिन मैक्सिमम जगह पर अगर आप लोगों की किताबों की बात करें तो हम रॉस ही मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जगह अगर आप सर्च करके इसको देखोगे तो नन भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं 50% हमेशा बोलती हूँ, चाहे आप रॉस को लगाइए चाहे आप नॉन को, अपने विवेक का उपयोग करते हुए आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना या भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियापरक शिक्षण विधि का मतलब है छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखना। ये जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है। प्रस्तावना कौशल में होता क्या है? प्रश्न होते हैं, तो प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता या कथनों में तारतम्यता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रस्तावना विधि में जो प्रश्न होते हैं वो उचित श्रृंखलाबद्ध तरीके से होने चाहिए। जो पहला प्रश्न हो, पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो दूसरे प्रश्न के दूसरा प्रश्न होना चाहिए, उसी उत्तर से प्रश्न शुरू होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कथनों में तारतम्यता, तो कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, श्रृंखलाबद्धता तो होनी चाहिए, प्रश्नों की संरचना भी होनी चाहिए, लेखन की स्पष्टता भी होनी चाहिए। लेकिन अगर तारतम्यता टूट गई तो फिर वो क्वेश्चन आंसर सही से बन नहीं पाएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दूसरा प्रश्न होगा, उसी उत्तर से फिर हम दूसरा प्रश्न बच्चे से पूछेंगे, ठीक है। तो तारतम्यता होना बहुत जरूरी है जो भी प्रश्न हम पूछेंगे। और उचित श्रृंखलाबद्धता, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता कि इनमें से सभी, तो हम जरूर उस ऑप्शन को लगाते, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? प्रश्नोत्तर विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि या फिर व्याख्यान प्रविधि। तो कहानी जब हम कहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम
घटनाओं का देखिए वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, घटनाओं का हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विवरण प्रविधि, ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित किट का उपकरण है होमिनोज, बीकर, क्लैंप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डोमिनोज होगा, डोमिनोज जो है ये गणित में उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण करने से या कराने से स्थायी और ठोस होता है क्या, स्मृति, शिक्षण, अधिगम या फिर व्याख्यान। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम। जब तर्क के तरीके से कोई कोई चीज हम बच्चों को तर्क से बताते हैं या प्रयोग करके बताते हैं, तो वो ज्ञान स्थायी और ठोस होता है। उससे बच्चा जो सीख लेता है वो भूलता नहीं है। जैसे कि गणित के जो हमने सवालों को जो हल कर लिया है, जो सूत्रों को समझ लिया, वो हमें जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या प्रकाशपूर्ण। तो हमेशा कक्षा का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन होता है शिक्षण प्रक्रिया में, हम सभी को पता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ पैर ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये सब क्या है। तो बच्चे को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है टीचर से, तो बच्चा जब टीचर कहेगा बाएं मुड़ या दायां हाथ उठाओ, तो बच्चा सुना, उसकी उसकी मानसिक शक्तियां भी काम कर रही हैं और उसके हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, वो सुन करके एक्शन भी ले रहा है, यानी कि शारीरिक और मानसिक गतिविधि दोनों कर रहा है बच्चा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना या गृहकार्य देना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करते हैं। बच्चे के अंदर जो कमियां होती है, जो जिस भी विषय में उसे समझ में कम आता है, उस विषय का हम क्या करते हैं, उसको सही से ज्ञान देते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 2016 में 13 बैच का यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। 13 बैच के जो भाई बहन थे उनका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। 2016 में ही ये पेपर भी हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है। अभी आप लोगों ने देखा सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है जो 2014 बैच के प्रशिक्षुओं को पूछा गया, वही सेम 2013 बैच में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण का प्रमुख अर्थ क्या है। तो देखिए, मार्ग प्रदर्शन करना, सिखाना, सूचना देना, प्रेरित करना, क्रियाशीलता व संबंध स्थापित करना। तो ये सब शिक्षण के उद्देश्य ही है या अर्थ ही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले पूरी चीज हम दिखा देंगे, फिर उसके अंगों के बारे में बात करेंगे। तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। यह कथन किसका है, पेस्टोलॉजी का, जॉन ड्यूबी का, रूसो का या अरस्तु का। तो राइट आंसर है पेस्टोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण देना है, व्यक्तिगत शिक्षण, समूह शिक्षण, सहभागी शिक्षण या दक्षता आधारित शिक्षण। तो अगर प्रत्येक बच्चे को आप अलग अलग पढ़ा रहे हो तो ये एक तरीके से व्यक्तिगत शिक्षण हो गया। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर के सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। कर के सीखना, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विज्ञान शिक्षण में सहायक सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है, कहानी, प्रयोग, प्रदर्शन, खेल या व्याख्यान। तो विज्ञान में या साइंस में प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। बच्चों को प्रयोग करके दिखाते हैं, बच्चों को प्रदर्शित करते हैं, तो वो अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यटन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या संगीत में। तो भूगोल शिक्षण में पर्यटन विधि बहुत उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो बच्चा होता है, ऑप्शन ए, बालक। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समय में एक से अधिक कक्षाओं में एक साथ शिक्षण की व्यवस्था करना है, बहुस्तरीय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, दक्षताधारी शिक्षण या सहभागी शिक्षण। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बहुकक्षा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। एक से अधिक कक्षा में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बहुकक्षा वैसे ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, छात्रों की त्रुटियों को जानकर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या है। तभी मैंने आपको बताया है कि बच्चों की कमियों को, बच्चों की गलतियों को, जिस भी विषय में समझ में कम आ रहा है उनकी त्रुटियों को जानकर उनको दूर करते हैं हम,
उपचारात्मक शिक्षण में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग बच्चों के पूर्व ज्ञान को चेक करने के लिए, बच्चे पहले से उस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं ये जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण करने वाली समिति थी। दवे समिति, कोठारी समिति, संपूर्णानंद समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है संपूर्णानंद समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। टेलीविजन सहायक सामग्री है। तो टेलीविजन में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो ये किस प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री हो गई? ये दृश्य श्रव्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए अल्प लागत की, यानी कि कम पैसे में बनी हुई हो, और एक से अधिक विषयों में हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बहुउद्देशीय हो, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद 2017 में पूछा हुआ पेपर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का, रायबर्ट का, एंडरसन का या रेमंड का? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्टन का। ये कथन किसका है? बर्टन का। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम? तो शिक्षक केंद्रित थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास, कार्य या प्रश्न? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा शिक्षण विधियां। कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है कि बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं शिक्षण विधियां। क्वेश्चन नंबर 6 है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रोवेल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों या उपयुक्त में से कोई? दोस्तों जो संप्रेषण होता है ये एक पक्षीय भी होता है और द्विपक्षीय भी होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है जिसमें दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं और क्वेश्चंस को पूछते हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी संप्रेषण होता है। लेकिन केवल ये पूछा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, तो एक पक्षीय भी होती है, द्विपक्षीय भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही लगाएंगे। ठीक है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है तब हम द्विपक्षीय लगाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन सी ये उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, बाकी सब उल्टा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है पूर्ण सेंस की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर? तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर है, पूर्ण सेंस की ओर। ये तीसरी बार यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा, हर साल लगभग पूछ ही लेता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, ना कि शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से। यह किसका कथन है? अभी आप लोगों ने देखा है कि ये पेस्टोलॉजी का कथन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 13 है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या पर्यटन? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पर्यटन विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि कौन है? तो हम सभी को पता है प्रस्तावना कौशल में बच्चों के पूर्व ज्ञान को ही हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका है कहानी द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 2018 में पूछे हुए प्रश्न पत्र को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद एक पार्ट और मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, उसमें 19, 22, 23 जितने भी बचे होंगे प्रश्न पत्र उनको देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या
प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, तो प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है संप्रेषण के घटक है प्रेषक, ग्राही, संदेश। ये तीनों ही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो जो रेडियो होता है, टेलीविजन, चलचित्र, कंप्यूटर, इनको हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन रेडियो को खाली सुनते हैं, तो ये श्रव्य सामग्री है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भ्रमण प्रविधि के चरण है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, किस लिए हम घूमने जा रहे हैं, पर्यटन स्थल का चुनाव, कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, और उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है इतिहास में, भाषा में, विज्ञान में या नागरिक शास्त्र में, तो राइट आंसर है विज्ञान विषय में। क्वेश्चन नंबर 6 है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये हम कह सकते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार अगर हम दोहराएंगे नहीं तो वो चीजें हमें भूल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने की उत्तम विधि कौन सी है। तो बच्चों को खेल और गतिविधि के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर विधि, वर्णन प्रविधि, कहानी प्रविधि, ये सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षण का सूत्र नहीं है ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत ये सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। सिंपल सी बात, पूर्व ज्ञान की बात हो रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं बच्चे को जो पहले से पता है उसी पर हम आगे का ज्ञान, पहले उसको सरल का ज्ञान देंगे जिनके बारे में वो जानता है, फिर जिनके बारे में नहीं जानता उसको हम बताएंगे। तो एक तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर हम इसको कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से संभव होता है, जब हम ग्रुप वर्क करते हैं मिलकर के टीम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा, तो कहानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है, रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट मूली का या आर के शर्मा का। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 14 है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना या उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तो प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, यानी कि जब दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, दोनों तरफ से जब क्वेश्चन आंसर होता है तो प्रभावी संप्रेषण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे 2018 तक के प्रश्नों को देख लिया। अब हम आगे के जो प्रश्न है वो अगली क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट है, अगर आपको 8 विषयों के नोट्स चाहिए, मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लास, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। सारे विषयों के इस तरीके से मैंने प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है, तो आप देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स को लेना है, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मास्टर क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। जय हिंद।